रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज इस समय सिनेमाघर में खूब धूम मचा रही है। 5 ही दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा इसकी कमाई नहीं बल्कि वो किरदार है जो यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद से मिलता जुलता है। फिल्म में दिखाए गए इस किरदार को लेकर दावा किया जा रहा है कि उसका संबंध पाकिस्तान से जुड़े एक नेटवर्क तक है। यही वजह है कि अब एक बार फिर अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में चल रहा है और लोग उसके अतीत, उसके अपराध और उसके कथित पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर के नए सिरे से चीजें खंगाल रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के पूर्व आईजी सूर्य कुमार के खुलासों ने इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी है। उन्होंने बताया था कि 1980 और 1990 के दशक में एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा था जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोग नकली भारतीय नोट छापते थे। ये नकली नोट पहले नेपाल के रास्ते काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास पहुंचते थे और वहां से भारत में तस्करी के जरिए लाए जाते थे। बढ़नी, सनौली और वीरगंज जैसे बॉर्डर वाले रास्तों से ये नेटवर्क एक्टिव था और काम करता था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ बड़े बाहुबली भी जुड़े हुए थे, ऐसा बताया जाता है। प्रयागराज के अतीक अहमद, सिवान के शहाबुद्दीन और मऊ के मुख्तार अंसारी, इन तीनों के नाम अक्सर एक साथ लिए जाते थे। कहा जाता है कि इन तीनों लोगों को नकली नोट मुफ्त में मिलते थे और उसी पैसे से वो अपनी जमीन खरीदते, कारोबार को फैलाते और अपने गैंग को मजबूत करते। बात करें अतीक अहमद की कहानी की तो उसकी कहानी एक बेहद ही साधारण परिवार से शुरू होती है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ एक तांगा चलाने वाले हाजी फिरोज के घर अतीक अहमद का जन्म हुआ था। घर की आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर थी, पढ़ाई लिखाई का कुछ ऐसा खास माहौल था नहीं, लेकिन अतीक की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। महज 17-18 साल की उम्र में उसके खिलाफ पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और यहीं से उसके अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत हो गई। कुछ ही सालों में उसने रंगदारी, जमीन कब्जा और गैंग वॉर के जरिए अपनी पहचान बना ली। 1980 के दशक में प्रयागराज में कई छोटे बड़े अपराधी एक्टिव थे, लेकिन अतीक ने बहुत तेजी से खुद को उन सब में सबसे अलग किया और सबसे ताकतवर बना ली। इस दौर में चांद बाबा नाम का एक बहुत बड़ा अपराधी हुआ करता था, लेकिन अतीक ने कुछ ही सालों में उसके गैंग को पीछे छोड़ दिया। जो भी उसके रास्ते में आया उससे या तो धमका दिया गया, उसे रास्ते से हटा दिया गया। 1986 के दंगों में भी उसका नाम सामने आया था। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो मुंबई भाग गया और वहां से अपना नेटवर्क चलाने लगा। धीरे धीरे वो सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह का सरगना बन चुका था। लेकिन अतीक की असली ताकत तब बढ़ी जब उसने राजनीति में कदम रखा। 1989 में उसने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल करी। ये वो मोड़ था जहां से अपराध और राजनीति का खतरनाक गठजोड़ शुरू हुआ। विधायक बनने के बाद उसकी पहुंच और ताकत दोनों बढ़ गए थे। इसके बाद वो लगातार 5 बार विधायक बना, कभी निर्दलीय, कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर और कभी अपना दल से। 2004 में तो उसने फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद तक का सफर पूरा कर लिया, और यही वो सीट थी जहां कभी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था और संसद पहुंचे थे। राजनीति में आने के बाद भी अतीक ने अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसने राजनीति का मुखौटा लगा लिया ताकि पर्दे के पीछे से वो अपने अपराध के काले कारनामों को अंजाम दे सके, और वो इसमें कामयाब भी हुआ। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे लंबे समय तक किसी भी मामले में कोई सजा मिली ही नहीं, अरेस्ट भी नहीं किया गया। सिस्टम पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हाई कोर्ट के कई जजों ने उसके मामलों की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ गया था कि उसे यूपी से बाहर की जेल में शिफ्ट किया जाए। अतीक का आतंक सिर्फ बाहर ही नहीं था बल्कि जेल के अंदर भी उसका जो काला कारनामा था वो जारी था। जेल में रहते हुए भी वो अपहरण करवाता, लोगों को बुला करके पिटवाता और वीडियो वायरल करके अपने नाम का डर बनाए रखता। उसके गैंग में 100 से ज्यादा एक्टिव मेंबर थे और उसके पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा था। वो जेल की सलाखों के पीछे से भी अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता था। अतीक अहमद के पतन की शुरुआत 25 जनवरी 2025 में मानी जाती है। इस दिन प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा। दरअसल राजू पाल ने चुनाव में अतीक के भाई को हरा दिया था और ये बात अतीक को इतनी नागवार गुजरी कि उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया। कहा जाता है कि वो अपने खिलाफ किसी को भी चुनाव लड़ने ही नहीं देता था ताकि वो निर्विरोध जीत हासिल कर सके। इस हत्याकांड के बाद अतीक की छवि पर एक गहरा असर भी पड़ा और उसका राजनीतिक करियर धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ने लगा।
इस मामले में गवाही दे रहे थे उमेश पाल, जो बाद में खुद भी इसी गैंग का निशाना बन गए। 2023 में उमेश पाल की हत्या को अतीक के बेटे असद ने अंजाम दिया था। इस घटना से यह साबित हो गया था कि अतीक का नेटवर्क कितना मजबूत और खतरनाक था। 2023 में उमेश पाल की हत्या कर दी गई और इस हत्या में जो आरोप था वो लगा अतीक के बेटे असद पर। इस घटना से यह साबित हो गया था कि अतीक का नेटवर्क कितना मजबूत और खतरनाक था। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई या उठाने की कोशिश करी, उसका अंजाम लगभग तय था। अतीक ने अपने परिवार को भी इस अपराध की दुनिया में शामिल कर लिया था। उसका भाई अशरफ, उसके बेटे उमर, अली और असद सभी किसी न किसी आपराधिक मामले में शामिल रहे। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी कई मामलों में वांछित रही है। ये पूरा परिवार एक तरह से संगठित अपराध का नेटवर्क बन चुका था। अतीक ने सिर्फ अपराध नहीं किए बल्कि काली कमाई का एक साम्राज्य भी खड़ा कर लिया था। रियल एस्टेट, ठेकेदारी, रेलवे स्क्रैप और रंगदारी उसके मुख्य कमाई का मेन जरिया थे। वो विवादित जमीनों को सस्ते में खरीदता और बाद में उन्हें महंगे दामों पर बेचता था। नकली नोटों का इस्तेमाल करके उसने अपने कारोबार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। देश के कई राज्यों में उसकी बेनामी संपत्तियां थी और उसने हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब अतीक और उसके नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी शुरू हुई। उसकी सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई और कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। उसके गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, कुछ का एनकाउंटर किया गया। उसके आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर उसे हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक चोट पहुंचाई गई। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये बना रहा कि क्या उसका नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो पाया है, क्योंकि अपराध का ये जाल बहुत बड़ा था। 2023 में घटनाएं तेजी से बदली भी। पहले उमेश पाल हत्याकांड हुआ, फिर उसके बाद अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और आखिरकार प्रयागराज में एक अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। ये घटना कैमरे के सामने हुई और पूरे देश ने इसे देखा था। जिस व्यक्ति ने दशकों तक डर और आतंक का साम्राज्य चलाया, उसका अंत कुछ ही सेकंड में हो गया। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि ये उस सिस्टम की भी कहानी है जिसने उसे पढ़ने दिया। ये उस राजनीति की कहानी है जिसने उसे संरक्षण दिया, और उस समाज की भी कहानी है जिसने उसे बार बार चुनकर सत्ता तक पहुंचाया। आज जब धुरंधर 2 जैसी फिल्में इस तरह के किरदारों को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रहें, बल्कि उस हकीकत को भी जानने समझें जो इन कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं छिपी है।